हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक सीरीज़ क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। सबसे हम पहले जानते हैं कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन होता क्या है। ये अर्थ है, सपोज़ करिए यहाँ इक्वेटर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन हुआ। ये सपोज़ करिए 0 डिग्री है तो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री साउथ पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। ये आपको ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। इसके बाद आप 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ, ये आपका सब ट्रॉपिकल रीजन या टेम्परेट जोन कहलाता है। बाकी आपका ये पोलार जोन कहलाता है, 90 डिग्री नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो यही देखते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन, जैसे ये जो रीजन है वहाँ की ह्यूमन कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ के वेजिटेशन कैसे हैं, वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना कैसी है। सब ट्रॉपिकल रीजन्स का हम देखेंगे कि वहाँ पे कैसे फ्लोरा एंड फौना है, वहाँ का कैसा, जैसे दोनों प्लेसों में ना बहुत ही अंतर पाया जाता है। ट्रॉपिकल रीजन में यूजुअली लोग ब्लैक्स होते हैं। ब्लैक्स क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे सन की जो रेज़ है वो डायरेक्ट आती है। डायरेक्ट आने से जब सन रेज़ ज़्यादा आती है तो इसी से लोगों का कलर जो ब्लैकिश होता है। ट्रॉपिकल रीजन मोस्टली आपको ब्लैक कलर्स ही दिखेंगे, और जैसे ही टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल जोन में आप जाते हैं वहाँ आपको वाइटिश लोग दिखेंगे, जैसे यूरोप का हिस्सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा हो गया, आपको नॉर्थ टोटली अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया, जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूएसए एंड ऊपर में आप कनाडा चले जाइए, वो सब हिस्सा आपको सब ट्रॉपिकल रीजन वहाँ पे वाइट्स दिखेंगे। तो ब्लैक एंड वाइट्स का कॉन्सेप्ट ऐसे भी आता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में। सी हियर, ये जैसे आपको ब्लैक्स दिख रहे हैं तो ये ब्लैक्स आपको अफ्रीका में मिलेंगे, और ये वाइट्स जो हैं यूरोप हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सब देशों में पाए जाते हैं। हालांकि कुछ खास अंतर नहीं होता है। फूड, क्लॉथिंग, रोटी, कपड़ा, मकान तो सबको ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी को चाहिए किसी को नहीं चाहिए। हम देखते हैं लाइफ इन अमेज़न बेसिन। अमेज़न एक बहुत बड़ा एरिया है और कुछ खासियत है इसकी। अमेज़न रिवर आपने तो पिछले चैप्टर्स में देखा ही था। ये देखिए अमेज़न बेसिन। अमेज़न बेसिन जो है मोस्टली इसका 60% जो एरिया है वो ब्राज़ील में है, बाकी 13% एरिया पेरू में है, कुछ इक्वाडोर में, कुछ कोलंबिया में, वेनेजुएला में भी थोड़ा सा हिस्सा आता है, बाकी आपको बोलीविया में देखने को मिलेगा। अमेज़न जो बेसिन एरिया है वो बहुत ही बड़ा है। यहाँ रिवर तो इसकी लार्जेस्ट है ही। इस रिवर को वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर कहा जाता है कैचमेंट एरिया की वजह से, क्योंकि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जो वाटर इसका कैचमेंट एरिया है, मतलब ये जो मेन रिवर अमेज़न और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ये सब मिला के जितना कैचमेंट एरिया होता है ना वो बहुत बड़ा है, इसीलिए इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर कहा जाता है। वही हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर नील रिवर थी जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, और ये जो है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। एक बार हम इसे गूगल अर्थ में भी देखेंगे, पहले यहाँ समझ लेते हैं। तो ये पूरा अमेज़न जो बेसिन है वो पूरा ही, एक तो ये रिवर का कैचमेंट एरिया, दूसरा ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट यहाँ पे बहुत ही घने हैं। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से भरा है। होता क्या है, जो ये आपका अर्थ है और ये इक्वेटर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, ये स्पेशली 0 to 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ये पूरा इक्वेटोरियल रीजन होता है। इक्वेटोरियल रीजन में जितनी ज़्यादा सन की रेज़ पड़ती है उतनी ही मात्रा में इसमें बारिश होती है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा हॉट क्लाइमेट रहेगा तो एयर क्या होगी, इवेपोरेट, वाटर क्या होगी, इवेपोरेट करके क्लाउड्स बनाएगी, क्लाउड्स कंडेंस होके बारिश कराएगी। तो ये पूरा ही रीज़न बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, जितना ज़्यादा धूप उतनी ही ज़्यादा बारिश, इसी के लिए यहाँ पे पूरा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो आप ये देखिए 0 डिग्री इक्वेटर से 10 डिग्री
आपको साउथ लैटिट्यूड, ये पूरा हिस्सा आपको इक्वेटोरियल रीजन में पड़ रहा है, इसीलिए इसमें बारिश गजब की होती है। बारिश गजब होने से क्या होता है, यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इतने घने जंगल होते हैं कि सन मतलब सूर्य की रोशनी जो है वो ज़मीन पे 1% से भी कम पड़ती है। पूरा ही जंगल है। तो ये पूरा ही एरिया जो है वो फुल जंगल, रिवर, और यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। ये देखिए 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ इक्वेटोरियल रीजन में है आपका अमेज़न बेसिन। कौन कौन से कंट्रीज़ हैं मैंने बताया, ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। द प्लेस वेयर ए रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर्स माउथ। यहाँ देखिए, यहाँ अमेज़न रिवर का जो हो रहा है ना, ये ओरिजिन इधर हो रहा है और ये फ्लो होते हुए इधर में मिल रही है, ईस्ट के साइड में मिल रही है, और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटरी हैं वो ऐसे मिल रहे हैं, ठीक है। और ये इसका माउथ हुआ, जहाँ पर भी नदी अपना लास्ट में पानी जो है वो डिस्चार्ज करती है, वो उसका माउथ कहलाता है, जहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन होता है किसी भी रिवर का। तो ये रिवर का डेल्टा फॉर्मेशन ईस्टवर्ड हो रहा है। क्लाइमेट यहाँ की बात करें, क्लाइमेट बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल, हॉट एंड ह्यूमिड। हॉट और ह्यूमिड होता है क्यों? क्योंकि यहाँ सन की जो रेज है वो डायरेक्ट आती हैं, इसीलिए द डे टेम्परेचर्स आर हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी, नाइट टेम्परेचर गोज डाउन विथ ह्यूमिडिटी रिमेंस हाइट। ह्यूमिडिटी तो हमेशा ही रहती है, चाहे वो दिन हो या रात हो। बहुत ज़्यादा हॉट होता है। मैंने बताया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, जिसे रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इतने ज़्यादा थिक होते हैं कि डेंस रूफ होते हैं। डज नॉट अलाउ टू सनलाइट टू रीच ऑन द ग्राउंड। सनलाइट बहुत मुश्किल से आता है, लगभग 1% का ज़मीन पर आता है, बाकी सारा ही ऊपर रह जाता है। क्यों? क्योंकि इतने घने जंगल होते हैं। रिच इन फ्लोरा एंड फौना। बर्ड्स कौन कौन से पाए जाते हैं? हमिंग बर्ड्स, मकाऊ एंड सो ऑन। एनिमल्स कौन कौन से हैं? मंकी, स्लोथ, ईट एंटिंग टेपियर्स। यहाँ एनाकोंडा भी पाया जाता है, एनाकोंडा, बुआ कॉन्स्ट्रिक्टर, असम एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल। एक ये चीज़ देखो कि अमेज़न को अमेज़न नाम कहाँ से पड़ा, ये बहुत अच्छा है। When Spanish explorers discovered the Amazon river, एक्चुअली हम जानते हैं कि जो भी दुनिया की खोजें हुई हैं या दुनिया की जगहों को पता लगाया गया, वो यूरोपियंस ने ही पता लगाया है। जैसे पुर्तगाल से वास्को डी गामा भारत आया था, वैसे ही स्पेनिश क्या कहते हैं कि अमेज़न बेसिन को, अमेज़न रिवर को वो डिस्कवर किए थे। डिस्कवर करने का सेंस मतलब समुद्र के रास्ते उधर गए थे। तो उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने देखा था कि ग्रुप ऑफ लोकल ट्राइब्स वियरिंग हेड गियर्स एंड ग्रास स्कर्ट्स। वहाँ की जो वीमेन थी वो लोकल ट्राइब्स जो थी वो हेड गियर्स पहनी थी, ग्रास स्कर्ट्स पहनी थी। ये उन्हें रिमाइंड किया यूरोपियंस को, किसका? एंशियंट रोमन एम्पायर के जो अमेज़न्स होते हैं, जो वीमेन वॉरियर्स होती थी अमेज़न्स की, उनकी उन्होंने याद दिलाई कि वैसे ही वो लोग हेड गियर्स और ग्रास स्कर्ट्स पहनते थे, इसीलिए उस जगह का नाम उन्होंने अमेज़न रख दिया। इसी तरह से कुछ आपने वेस्ट इंडीज़ का नाम सुना था, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, तो इसी इंडिया उन लोगों ने नाम रखा था इंडस पे। बहुत सारे एनिमल्स और स्पीसीज बर्ड्स हमने देख लिए। पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। पीपल कैसे होते हैं? पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज। यहाँ क्या होता है? स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन होता है। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन को झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा होगा, पहले आपने सुना भी होगा। झूम कल्टीवेशन क्या होता है? झूम कल्टीवेशन सपोज़ करिए कि ये एक लैंड है, यहाँ पे लोगों ने कृषि की, ठीक है, कृषि कर ली, उसके बाद से यहाँ पर इसके रेसिड्यू को जला दिया, बर्न कर दिया, और फिर वो वहाँ से शिफ्ट होके दूसरे जगह गए, फिर यहाँ कृषि की, फिर इसमें से जो रेसिड्यू बचे उसको स्लैश एंड बर्न करके फिर वो तीसरे जगह चल गए। ऐसे करके वो एक एक प्लेस बदलते रहते थे कल्टीवेशन का। तो होता क्या था, जब ये करते करते यहाँ आए तो यहाँ पे धीरे धीरे फिर ये छोटे छोटे पौधे उग गए और फिर ये कृषि के लायक खेती हो गई, तो फिर ये राउंड करके फिर ये इस खेत में आ गए।
तो मतलब पहले के जो झूम कल्टीवेशन होती थी वैसे ही कुछ अभी रेन फॉरेस्ट अमेज़न में होता है, तो वहाँ पर चेंज करते रहते हैं लोग जगह, और फिर जब पहला वो फर्टाइल हो जाता है तो फिर से वापस उसी जगह पे आ जाते हैं। इसको झूम कल्टीवेशन कहते हैं या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कहते हैं। तो कुछ इसी टाइप का वहाँ पर होता है कल्टीवेशन। कौन कौन से वहाँ पे आपको अनाज होते हैं? द स्टेपल फूड इज़ मैन्योक, कसावा होता है, ईट क्वीन एंड्स एंड एग सैक्स, कैश क्रॉप्स होते हैं, कॉफ़ी, मेज़ एंड कोकोआ एंड सो ऑन। ये सब पढ़ लीजिएगा, कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, आप देख सकते हैं। देर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेज कॉल्ड मलोका विथ स्टीपली स्लैंटिंग रूफ। कुछ वहाँ के ऐसे घर मलोका जिसे कहते हैं वो बनता है। अभी क्या हो रहा है ना, अमेज़न बेसिन थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसका डिस्ट्रक्शन ऐसे हो रहा है कि सबसे पहले ऐसे फॉरेस्ट था, फिर वो स्लाइडली डिस्ट्रक्ट होके इतना ये बचा, इतना ही फॉरेस्ट बचा, और अभी इतना सा बचा है। ये क्या हो रहा है, ग्रेजुअली डिस्ट्रक्ट हो रहा है अमेज़न बेसिन। अमेज़न को अर्थ का लंग्स कहा जाता है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सिंक इसको कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी अर्थ से क्रिएट होता है अर्थ में, उसका एक लार्ज एरिया अमेज़न सिंक कर लेता है और O2 को देता है। आपको पता है कि ह्यूमंस क्या हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, और प्लांट्स क्या हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो फॉर द बैलेंसिंग ऑफ नेचर वी शुड बैलेंस इट। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेड़ ही पेड़ है, ऐसा ही कि नहीं कि सिर्फ आदमी ही आदमी है, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। यही बैलेंस गड़बड़ होता है तो जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। तो इसको बैलेंस बनाने के लिए अमेज़न एक बहुत बड़ा हथियार था हमारा। लेकिन आपने पिछले देखा होगा कि ब्राज़ील के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने कुछ अमेज़न में आग लगवा दी थी, कहा जाता है ऐसा। अब कितना सच है कितना नहीं पता नहीं। लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब हम बात करते हैं अपने एशियन कॉन्टिनेंट की। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की तो बात कर ली हम लोगों ने, वहाँ अमेज़न की देख ली हमने। अब हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पे आते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन आप देखिए कि एशियन सब कॉन्टिनेंट में है, और ये यहाँ से रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके ऊपर का जो रीजन देखिए, ये पूरा आपको गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है। गंगा गंगोत्री से होती है, और जो आपकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका जो ओरिजिनेट है वो तिब्बत की मानसरोवर झील से होता है। वो चाइना होते हुए, चाइना में से सांगपो कहते हैं, फिर वो ब्रह्मपुत्र होते हैं अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये इंडिया में आती है, और इंडिया से होते हुए ये बांग्लादेश में जाती है। यहाँ गंगा रिवर देखिए, गंगा रिवर गंगोत्री से होते हुए ये क्रॉस होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है और पद्मा कहलाती है, और ये दोनों मिलके कॉन्फ्लुएंस बना के ये मेघना हो जाते हैं। गंगा रिवर और यमुना रिवर, ये यमुना है और गंगा की सहायक नदी आपको एक सोन है। तो गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जितनी भी सहायक नदियाँ होती हैं, मेन तो गंगा रिवर हुई, बट इसकी सहायक नदी जैसे यमुना, सोन, घाघरा, गंडक, कोसी, ऐसे ही ब्रह्मपुत्र की बहुत सारी सहायक नदी है, जैसे तीस्ता है, इधर में आपको दिबांग है, लोहित है, सुबनसिरी है। ये सब ट्रिब्यूटरी मिला के मेन ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है, और ये पूरा ही रीजन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहलाता है। इसमें क्या होते हैं कि एक तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। आगे जैसे हम फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन देखेंगे उसमें ये देखेंगे। ट्रॉपिकल डेसिडुअस मतलब हुआ पतझड़। पतझड़ मतलब एक सीजन, साल भर में एक टाइम वो ज़रूरी अपने पूरे पत्ते को गिराता है और फिर फ्रेश पत्ते को लेता है। वहीं ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो अमेज़न बेसिन में था, वहाँ पे साल में कोई भी पत्तियाँ नहीं गिरती, टोटल पत्तियाँ नहीं गिरती पेड़ की, जिससे क्या होता है वो हमेशा ही सारा पेड़ जो है ना वो भरा भरा सा लगता है, कभी बिल्कुल खाली सा नहीं होता। यही रीज़न है कि सनरेज बिल्कुल नीचे में नहीं आती, सनरेज ऊपर ही ऊपर रह जाती हैं, क्योंकि घना जंगल है। वही ट्रॉपिकल डेसिडुअस का होता है कि साल में एक बार जो पतझड़ तो होता ही होता है, और अपने पत्तियाँ गिराने की वजह से फुल आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सनरेज आता ही नहीं पृथ्वी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर क्या है कि
खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ है। ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, ये पूरे एरिया को बहुत ही फर्टाइल बनाती है। वो जब हिमालय से उतरती हैं नदियाँ सब, तो ये अपने साथ बहुत सारे सिल्ट्स लेके आती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे रॉक लेके आती हैं, जिसे आप आगे सॉइल्स का जब क्लासिफिकेशंस देखोगे तो भांगर होता है, कंकर होता है, ऐसे कुछ कुछ बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं। एक न्यू सॉइल्स होते हैं, जो न्यू सॉइल्स को आप देखोगे, अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वो बहुत ही फर्टाइल होती हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो ये पूरा ही बेसिन एग्रीकल्चर प्रोन हो जाता है, और यहाँ पे मेन जो आपको सोर्स ऑफ इनकम होता है वो एग्रीकल्चर होता है। अभी हम चलते हैं गूगल अर्थ पे। ये हमारा प्यारा इंडिया, और ये देखिए आप जाइए नॉर्थ अमेरिका, ये देखिए ये साउथ अमेरिका हुआ, ये पूरा अमेज़न बेसिन आपका हुआ। ये देखिए ये पूरा आपका अमेज़न बेसिन हुआ। ये अमेज़न रिवर देख रही है वाइट में, और ये पूरा आपका अमेज़न जंगल कह लीजिए, बेसिन कह लीजिए, या रिवर कह लीजिए, जो भी है। अगर हम अपने इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट की गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम देखने जाएं या बेसिन देखने जाएं, तो ये पूरा ही एरिया देखिए, ये पूरा आपका एरिया जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन सिस्टम है। ठीक है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। दोनों नदियाँ मिला के बनाती हैं। ये मेनली क्या होता है, 10 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स में होता है। सब ट्रॉपिकल रीजन है ये। ट्रिब्यूटरीज घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, ये सब गंगा की हैं। और ब्रह्मपुत्र का हमने बताया था, तीस्ता हो गई, दिबांग, लोहित, टीटीसी, ये सब होते हैं। द प्लेन्स ऑफ द गंगा, फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस, सुंदरबंस डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन। ये देखिए ये पूरा सुंदरबन डेल्टा है। ये जब पूरा दोनों रिवर का जो माउथ है ना, जैसे ये इन लोगों ने पानी लाके यहाँ पे फिनिश किया, तो ये पूरा माउथ बनता है, और ये सुंदरबन डेल्टा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और यहाँ पे मैंग्रोव्स फॉरेस्ट बहुत पाए जाते हैं। यहाँ पर फेमस है मैंग्रोव्स। ऑक्सबो लेक्स बनते हैं। ऑक्सबो लेक्स हमने समझाया था कि ऐसे नदी आई, इसमें से कोई हिस्सा कट गया, यहाँ से ये जो जैसे पहले दिशा ऐसे थी, दिशा ना ऐसा होकर ऐसे हो गई, तो ये ऑक्सबो लेक कट गया, तो ऑक्सबो लेक ऐसे बन गया। तो ऑक्सबो लेक्स आपको बहुत मिलते हैं इस प्लेन्स में। द एरिया इज़ डोमिनेटेड बाई मानसून क्लाइमेट। मानसून क्लाइमेट तो इंडिया का क्लाइमेट है ही। जब आगे हम लोग देखेंगे मानसून क्लाइमेट क्या होता है। जैसे ये इंडिया है, इंडिया में यहाँ से साउथ वेस्ट से मानसून आता है। ठीक है, मानसून आने से ये पूरा ही रीजन जो हमने देखा था गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये मानसून क्लाइमेट कहा जाता है। मिड जून से मिड सितंबर तक आती हैं। द समर्स आर हॉट एंड विंटर्स कूल, ये सब तो आप जानते हैं। द बेसिन एरिया इज़ वेरी टोपोग्राफी अलग अलग है। माउंटेन्स में वहाँ स्टीप स्लोप्स हैं, जहाँ बिल्कुल ही प्लेन एरिया है, वहाँ पे कल्टीवेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। एग्रीकल्चर क्या है, मेन ऑक्यूपेशन है ग्रो क्रॉप्स करने के लिए। वीट, मेज, सोरगम, ये सब इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हो गए हैं। असम में सिल्क वॉर्म्स होता है, वहाँ पे सिल्क इज़ प्रोड्यूस थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क। पार्ट्स ऑफ बिहार और असम में क्या होते हैं, सिल्क वॉर्म्स होते हैं। वेजिटेशन कवर ऑफ एरिया अकॉर्डिंग टू द लैंड फॉर्म्स द बैम्बू ग्रुप्स। ये देखिए पैडी कल्टीवेशन। पैडी के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा राइस चाहिए, बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। वाटर के लिए हम वहाँ इसको राइस को, पैडी को कल्टीवेट करते हैं जहाँ पे बारिश बहुत अच्छी हो। डेल्टा कवर इज़ अंडर द मैंग्रोव फॉरेस्ट। सुंदरबन हमने देखा कि कितना ही वो मैंग्रोव फॉरेस्ट से भरा हुआ है। वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ है। बेसिन एलिफेंट्स जैसे वन हंड राइनो जो हैं वो असम के हैं। क्रोकोडाइल्स बहुत मिलते हैं। फिश एंड राइस स्टेपल फूड हो गए। टेरेस फार्मिंग एक बार देख लेते हैं। टेरेस फार्मिंग क्या होता है कि जो भी स्टीप स्लोप्स होती हैं, स्टीप स्लोप्स में ऐसे सीढ़ीनुमा बना के यहाँ पे खेती की जाती है, ताकि क्या होता है पानी इसमें ना बिल्कुल फ्लो के रैपिडली ना गिर जाए, इसीलिए स्टीप स्लोप्स पे टेरेस फार्मिंग होती है।
तो कुछ एरिया जो होते हैं वो ऐसे भी होते हैं फार्मिंग्स के। ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में एक डॉल्फिन्स होती हैं जो ब्लाइंड डॉल्फिन कहलाती है, जिसे सुसु कहते हैं। ये इसका क्या होता है, इससे हेल्थ ऑफ रिवर पता चलती है, रिवर का हेल्थ पता चलता है। अगर डॉल्फिन्स ज़्यादा हैं तो रिवर अच्छा है, डॉल्फिन्स कम है तो रिवर का लेवल कम है। रिवर का जो वो है क्वालिटी है वो ठीक नहीं है। कुछ सिटीज़ भी हैं गंगा रिवर के किनारे में, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, बनारस। इसमें क्या है, पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। पॉपुलेशन जहाँ 10 लाख से ज़्यादा है वो कौन कौन से हैं? बनारस, बनारस का बहुत ही खूबसूरत है। बनारस वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिटी है, अगर समय मिले तो घूमने जाइए बिल्कुल। टूरिज़्म है, ताजमहल यमुना के बैंक में, आसाम विथ काजीरंगा, अरुणाचल विथ डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर, टाइगर इन मानस वाइल्ड लाइफ से, ये सब आपको टूरिस्ट पर्पस से बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। आप जाएं। नमामि गंगे प्रोग्राम गंगा को क्लीन रखने के लिए 2014 में ये चला था। सो इट्स ऑल अबाउट दैट चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये इतना चैप्टर कोई मुश्किल नहीं था, इजी सा चैप्टर था। इससे कोई भी डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू गाइज, थैंक यू।